नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर कई बच्चों ने मुझसे वापस पूछा था कि एक क्वेश्चन जो था जो उन्हें समझ में नहीं आया था, एक प्रॉपर्टी थी जो उन्हें समझ में नहीं आई थी, वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। जो उनको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई थी वो ये क्वेश्चन था कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी है इज़ ट्रू। इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, और आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ए बी। आप लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी है, और ये चीज़ कब प्रूव होगी आपको ये चीज़ बतानी है, यानी ये चीज़ कब सत्य होगी, कब सत्य होगी। देखिए, मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन भी बताए थे। उसके अंदर 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके के थे कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, और एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नेगेटिव। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे, इन्हीं ऑप्शंस को पकड़ते हैं। मान लीजिए आज हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू आप लेते हैं 2 और बी की वैल्यू आप लेते हैं 4। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को खोलने की कोशिश करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √4, तो वो मुझे क्या देगा, √8 देगा। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड को खोलूँगा तो राइट हैंड साइड मुझे बोलेगा 2 मल्टीप्लाई 4 रूट के अंदर, तो ये भी क्या होता है, 8। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूँ, मैंने यही चीज़ आपको कल भी बताई थी कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हमने प्रूव किया है कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी दोनों चीज़ें ट्रू है। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन के अंदर एक और दे रखा है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक से ज़्यादा तो हो ही सकता है, तो ये तो दोनों का केस है। तो अब हम लोग देखते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मान लीजिए एक को मान लेते हैं 2 पॉजिटिव, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। ये सेकंड केस लेते हैं, और बी को मान लेते हैं हम लोग -4। ऐसे ही अब देखिए LHS की वैल्यू लीजिए, √2 मल्टीप्लाई √-4। तो अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, √8 आयोटा। समझ में आया? ऐसे ही हम लोग RHS को खोलिए, RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू माइनस का 8, इट मीन्स इज इक्वल टू 8 आयोटा। देखिए इसमें भी एक पॉजिटिव है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव का केस है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए जो हमारा मेन फंस रहा था मुद्दा, वो फंस रहा था ए की वैल्यू जब -2 हो और बी की वैल्यू भी माइनस के अंदर, मतलब दोनों नेगेटिव हो, तभी तो ये चीज़ हम लोगों की गलत हो रही थी। तो चलिए मैं आपको वापस बताता हूँ एक एग्जाम्पल से ही। मान लीजिए LHS की वैल्यू आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी, -2 मल्टीप्लाई -4, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 आयोटा इंटू √4 आयोटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, √8 आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई -8। समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड को खोलने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे मिलता है -2 मल्टीप्लाई -4, इट मीन्स 8। देखिए क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं? नहीं है। तो इसीलिए ये केस हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया था, यानी इसीलिए ये केस हमारा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारा जो आंसर था उस क्वेश्चन का वो था एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। कम से कम एक अगर पॉजिटिव होगा तभी ये जो चीज़ है ये सेटिस्फाई करेगी। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और इसको किस तरीके से किया जाएगा। समझ में आया? तो अभी हमने दोस्तों आयोटा के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। देख लीजिए, आज अभी से आपकी नई हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर इसको बोला जाता है क्या, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल z से। ये कैपिटल Z नहीं है। कैपिटल Z जो होता है वो होता है इंटीजर, ये कैपिटल Z है, इसको बोलते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये है स्मॉल z। स्मॉल z इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है z बराबर x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पर x क्या है, रियल पार्ट अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलूँ
तो वो क्या है x, और मैं इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट की बात करूं तो वो है y। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है x। ऐसे ही मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। समझ में आया? तो यही इमेजिनरी पार्ट है और ये कभी भी आयोटा नहीं लेते हैं इमेजिनरी पार्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच पे जाना चाहूँ तो मैं इसको ग्राफ से ऐसे कुछ बना सकता हूँ। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये है हमारी वाई अक्ष। ये मान लीजिए आप रियल पार्ट है इसका, और ये है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट। मान लीजिए जो पॉइंट है वो x, y यहाँ पर है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस जो है ये है y, और ये कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है ये है x। समझ में आया? मान लीजिए सॉरी, अगर मैं इसको x मान लेता हूं और ये पॉइंट हो जाएगा इसका y। तो अब आपको बताना है कि इसकी ओरिजिन से जो दूरी होगी, मतलब 0,0 पॉइंट से जो इस पॉइंट की दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड या फिर मापांक। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या फिर मापांक। तो इसी से हम लोगों की एक नई टर्म बनी। मान लीजिए अभी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p x, y। अब मैं बात करूं अगर मैं इसका मापांक की, मापांक यानी मॉडुलस इसको बोला जाता है। और मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, इसको बोलते हैं मॉडुलस या फिर मापांक। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको ऐसे डिनोट किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। और मापांक जो है हमें क्या चीज़ बताता है? मापांक हमें बताता है दूरी यानी डिस्टेंस बताता है। ये कहाँ से? ये डिस्टेंस बताता है हमें ओरिजिन से यानी 0,0 से। तो ये हमारा हो गया मापांक। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मापांक क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए z बराबर है 1 + 2 आयोटा। तो अगर मैं इसके मापांक की बात करूं तो मापांक इसका क्या हो जाएगा यानी मॉडुलस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? x² + y²। x है 1 और y है 2। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √5। समझ में आया? अब देखिए कुछ मापांक की प्रॉपर्टीज भी होती हैं यानी मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है? मोड ऑफ z1 अगर मोड ऑफ z2 के बराबर है, यानी मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि z1 भी z2 के बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में बराबर हों, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया 1 + 2 आयोटा, अगर मैं इसका मापांक निकालूं तो कितना हो जाएगा? √5। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5। ऐसे ही मैं बात करूं 1 - में 2 आयोटा, देखिए दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है लेकिन दोनों का मापांक क्या है? सेम है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो ये ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? इसी तरीके से एक हमारी प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी, वो है क्या? z1 + z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमेशा छोटा होगा z1 के मापांक से प्लस z2 के मापांक से। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी और आई। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए z1 इज इक्वल टू, एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो 3 + 4 आयोटा। तो अगर मैं इसका मापांक निकालूंगा तो मोड z1 इज इक्वल टू 9 + 16 यानी 25 का √5। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। एक मैं z2 मान लेता हूँ, z2 एक मान लेता हूँ 4 + 3 आयोटा। इसका अगर मैं मापांक निकालूंगा तो इसका मापांक कितना आएगा? 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25, या फिर 25 का भी कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? और अगर मैं z1 + z2 करूंगा तो 3 + 4 7, 7 + 7 आयोटा, मतलब मॉडुलस ऑफ z1 + z2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z1 + z2 वो कितना हो जाएगा? 7 + 7 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया? 49 यानी 7 √2। ये चीज़ समझ में आई? अब देखिए
Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है 7√2 और Z1 प्लस Z2 जो है वो है 10। तो आप देख रहे हैं 10 बड़ा है 7√2 से। तो इससे ही से आपने एक प्रॉपर्टी निकाली ये। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीके की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीखते हैं और प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की हो सकती है। अब देखिए और प्रॉपर्टीज़ में हम लोग एक लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। वो चीज़ है अगर Z1 प्लस Z2, एक हमने ये तो अभी देख ही ली, ये सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू Z1 इक्वल टू भी हो सकता है Z1 प्लस Z2 का। और फिर ऐसे ही अगर मैं एक प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ Z1। जैसे हम लोगों ने एडिशन किया है उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। आप चाहें तो यही एग्जाम्पल लेके आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है Z1 अपॉन Z2 का मापांक जो होता है वो हमेशा बराबर होता है Z1 के मापांक के अपॉन Z2 के मापांक के। मतलब दोनों का अगर मैं मापांक निकालने की कोशिश करूंगा तो वो इंडिविजुअल मापांक यानी एक दूसरे के मापांक के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ यहाँ से, मान लीजिए आप लोगों का एक Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 1 माइनस में 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस में आयोटा। मान लीजिए ये एक मापांक आपको इसका निकालना है, तो इसका मापांक आप कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। मतलब ऊपर कितना हो जाएगा √5, ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा √5। इसका मापांक कितना आया 1। समझ में आया। ये आप लोग एक क्वेश्चन के तौर पे भी लिख सकते हैं कि आप लोगों को अगर पूछा जाए तो इसका मापांक कितना है, तो आप लोग इसका अलग अलग इंडिविजुअल मापांक निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँ, थोड़ा सा इसका अच्छी वेराइटी का क्वेश्चन लेता हूँ, वो है मान लीजिए √3 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। मान लीजिए आपको और आगे दे रखा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। आपको इसका अगर मापांक निकालना है तो इनका मापांक कैसे निकालेंगे आप, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। देखिए इसका मापांक कितना हो जाएगा, इसका मापांक हो जाएगा √3। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 का रूट यानी √4 होगा। इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, 1 का रूट 1, इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका भी 1, कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से आप लोग मापांक की वैल्यू जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए इफ मापांक यानी मॉडुलस ऑफ Z माइनस में 4 अगर लेस देन इक्वल टू है 3, तो आपको बताना है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z की सबसे अधिक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये दो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, ये दो प्रॉपर्टीज के अंदर ये तो होती है मैक्सिमम वैल्यू और ये होती है मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो होगी Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी Z1 माइनस Z2 की वैल्यू ग्रेटर देन। तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मान लीजिए इसको आप Z1 मान लीजिए, तो अगर मैं इसको Z1 मान लेता हूँ, Z1 की वैल्यू मान लीजिए Z माइनस में 4 है और Z2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और मॉडुलस ऑफ Z आपको पता है कितना होता है, मॉडुलस ऑफ Z। अब देखिए मॉडुलस ऑफ Z आप लोगों को ये मॉडुलस ऑफ Z है, तो इसको आपने Z1 माना, मतलब Z माइनस में 4। अब इसको आप में क्या ऐड करेंगे कि आपको मॉडुलस ऑफ Z मिल जाए, इसमें आप क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो आपको मॉडुलस ऑफ Z मिल जाएगा। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये चीज़ क्या होती है, दोनों का मॉड अलग अलग हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस में 4 प्लस मॉडुलस ऑफ 4। Z माइनस में 4 का मॉडुलस आप लोगों को दे रखा है कितना है 3, तो मॉडुलस ऑफ Z लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू Z माइनस में 4, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू है 4, तो मॉडुलस ऑफ Z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी 7।
तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी लेस देन इक्वल टू 7। समझ में आया? अब देखिए, ये तो था आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज जो मॉड्यूलस से रिलेटेड थी। अब हम लोग कुछ कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं? संयुग्मी। संयुग्मी ऑफ जेड, यानी कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब किसी का भी कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है? मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करना चाहूँ तो केवल जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी जो आयोटा के साथ पार्ट है, उसका साइन आप बदल दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं? जेड के ऊपर बार, तो इसका साइन बदल दीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने क्या किया? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यही होता है कॉन्जुगेट करना। तो इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ इसका, तो एग्जाम्पल मैं कैसे लिख सकता हूँ? एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि z इज इक्वल टू दे रखा है 3 + 4 आयोटा। आपसे z बार पूछा है, किसी के ऊपर आपसे डायरेक्ट बार भी पूछ सकते हैं, बोलेगा नहीं आप लोगों को कि कॉन्जुगेट निकालिए इसका, आप लोगों को डायरेक्ट z बार बोल देगा। अब z बार कैसे निकालते हैं हम लोग? 3 + 4 आयोटा के ऊपर बार लगा दिया आपने, तो z बार की वैल्यू केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, ये आ गया आपका z बार। इसी तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन दे रखा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 प्लस में 2 आयोटा। मैंने बोला है रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? -2 आयोटा। समझ में आया आप लोगों को? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि कॉन्जुगेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं आप लोग, तो कॉन्जुगेट का मतलब है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जेड। जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिफ्लेक्शन है ऑन, कहां पर? ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देख लीजिए, अगर आपके पास एक ग्राफ है, y इज इक्वल टू 0 लाइन का क्या मतलब हो गया? एक्स एक्सिस। ये तो समझ में आता है आप लोगों को? इस इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर x, y, तो इसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका? प्रतिबिंब x, y, इसका प्रतिबिंब आपका किस एक्सिस के ऊपर? y। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा इसका प्रतिबिंब क्या होगा? x एक्सिस तो पॉजिटिव और माइनस में y, और ये कॉमा 0, 0। तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वही आपका क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मैं यहां से इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट वो होते हैं क्या? z प्लस जेड बार, यानी z प्लस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 2। अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालना चाहूं, ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस की निकालना चाहूं तो z माइनस जेड बार अपॉन 2। समझ में आया आप लोगों को? अब ये तो है आपका रियल पार्ट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका रियल पार्ट ऑफ z, और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्योंकि y एक्सिस क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये है आपका रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आया आप लोगों को? अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए। अगर इफ z प्लस जेड बार, यानी z प्लस जेड बार, यानी z प्लस जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 है, देन तब क्या होगा? z इज प्योरली इमेजिनरी। z जो होगा वो प्योरली काल्पनिक होगा, पूर्णतः काल्पनिक होगा, पूर्णतः काल्पनिक। अगर z प्लस जेड बार की वैल्यू अगर 0 है, और अगर इफ z इज इक्वल टू जेड बार होगा, देन z जो होगा वो होगा प्योरली रियल, यानी पूर्णतः वास्तविक। समझ में आया? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर z प्लस जेड बार जो होगा वो अगर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को, और z अगर z बार के बराबर होगा तो वो प्योरली रियल होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, 2 का
कॉन्जुगेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 ही होगा। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो क्या ये इमेजिनरी पार्ट है? नहीं, ये तो रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट का मतलब होता है प्योरली रियल, यानी इसका साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए इसी तरीके से अब कुछ और प्रॉपर्टी है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ और फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार। मतलब z को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसके कॉन्जुगेट से तो वो होता है मोड ऑफ z, यानी मॉडुलस ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों का, मान लीजिए z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई और z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही चीज़ क्या होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज़ क्या होगी, मॉडुलस ऑफ जेड। तो यही तो हो गया आपका। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया? इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। ये तो हो गई मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 के कॉन्जुगेट के प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। इसी तरीके से माइनस में भी हो सकता है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 को अगर मैं Z2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब भी होता है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। और अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ, मतलब Z1 अपॉन Z2 का अगर कॉन्जुगेट निकालता हूँ, तो ये मॉडुलस नहीं है, कॉन्जुगेट निकालता हूँ, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट होगा। समझ में आया आप लोगों को दोस्तों? ये कॉन्जुगेट की मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवाई है। अब हम लोग थोड़ी सी और थ्योरी के बारे में आगे पढ़ते हैं। वो आर्ग्यूमेंट या फिर कोणांक उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट या फिर कोणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में बनते हैं। आर्ग्यूमेंट या फिर कोणांक। आर्ग्यूमेंट या फिर इसको बोला जाता है कोणांक। अब देखिए कोणांक क्या होता है। आर्ग्यूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी इसको बोला जाता है। अब देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कोणांक, यानी आर्ग्यूमेंट। जैसे z इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस आयोटा वाई आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये ग्राफ है, यहाँ पर पॉइंट होगा x कॉमा वाई, ये डिस्टेंस हो गई, ये मान लीजिए आपकी y एक्सिस हो गई, ये हो गई x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनाया जाता है उस लाइन के द्वारा, उसको हम बोलते हैं इसका कोणांक। समझ में आया? तो अगर मैं इसका कोणांक यानी थीटा निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब इसको मॉडुलस के अंदर क्यों लिया जाता है? क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन से लिया जा रहा है। समझ में आया? और क्योंकि tan इनवर्स हमेशा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सारे थीटा वहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। 0 की वैल्यू यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 से कम होगी। इसका क्या मतलब हुआ, 0 से तो बड़ी होगी और π/2 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। जब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि इनको क्या बोला जाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब आप लोगों को बताऊंगा, पर पहले आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आप लोगों का यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है, आप लोग थोड़ा सा है ना समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये वो पॉइंट है जो पॉइंट में आ रहा है और ये आर्ग्यूमेंट है उसका, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। अब ये पॉइंट अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ये पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर दोनों क्वाड्रेंट यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्ग्यूमेंट, सीधा थीटा हो जाएगा। समझ में आया?
अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर x नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कैसे जा सकता हूं? 180, ये लाइन होती है पूरी 180 की, तो 180 माइनस थीटा, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 का मतलब पाई माइनस थीटा, तो ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया? इसी तरीके से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मैं डिनोट करूंगा पाई प्लस थीटा से। समझ में आया? थोड़ा देखते रहिएगा। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पाई और प्लस x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसे लिखते हैं? 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर बोल रहे होंगे कि सर पाई प्लस थीटा नहीं होता है, आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, आपको ये लिखना चाहिए था। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि माइनस पाई प्लस थीटा लिख सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस का थीटा। कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये गलत है, ये सही है। देखिए दोस्तों, मैं दोनों का आपको डिफरेंस बताऊंगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो आप सीधा सीधा ये लगाओगे। समझ में आया? और अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तब आप लोग ये लगाओगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हिंदी में बोलते हैं मुख्य कोणांक। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को मुख्य कोणांक पूछा जा रहा है तो आप लोग ये लगाओगे। समझ में आया? मुख्य कोणांक को हम लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं। अब देखो, तो हम लोग आपसे ये वाला चीज़ पूछी जाएगी तो ये लगाओगे। अगर केवल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो सीधा सीधा आप लोग बगैर सोचे समझे ये लगा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ आप लोगों से, मान लीजिए एग्जाम्पल है √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। अब अगर मैं इसका थीटा निकालना चाहूँ तो कोई मुझे बता सकता है इसका पॉइंट कुछ कैसे होगा? यहाँ पर होगा √3 प्लस आयोटा मतलब 1। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा? यानी थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स y कितना है? 1 अपॉन x कितना है? √3। और tan की वैल्यू 1 अपॉन √3 मॉड्यूलस के अंदर कहाँ होती है? पाई अपॉन 6 के ऊपर होती है। ये मैं आप लोगों को कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिखाऊंगा। अभी अगर जिन लोगों को आता है उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ कैसे आई है। अब देखिए, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस का √3 और माइनस का आयोटा। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट आया? ये थर्ड क्वाड्रेंट आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो थीटा निकालिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का 1 अपॉन माइनस का √3, यानी कितना हो गया? यानी हो गया पाई अपॉन 6। ये तो आया है थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई प्लस थीटा। अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है तो आप बोलोगे माइनस पाई प्लस थीटा। तो मैंने पूछा है आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो क्या होता है? पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6। अगर मैं पूछता प्रिंसिपल यानी मुख्य कोणांक, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो वो होता माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। यही तो है, माइनस पाई प्लस थीटा। तो आपका आंसर कितना होता? 5 पाई अपॉन 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? तो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे और कहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो आप लोग ये करेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो आप लोग ये चीज़ लगाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की जो थ्योरी थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो भी आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप अपना फ़ोटो मुझे लिखकर भेज सकते हो
और आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो कि हाँ सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो क्या आप इसको अगले वीडियो के अंदर समझा सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डाउट हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। मेरे साथ में दोस्तों बने रहिएगा। रियल बता रहा हूँ आपको, आपकी जो मैथ्स है मैं आपको 0 लेवल से लगाकर आप लोगों को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 11th-12th के ही बच्चे क्यों ना हो, आप लोगों को मैं 0 लेवल से लगाकर बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि आप लोग इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर सको। और आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप RS अग्रवाल लगा रहे हो या फिर आप पाथफाइंडर लगा रहे हो, आप कोई भी लगाइए, आपको इससे रिलेटेड, इससे टफेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ में अगर बेसिक करते रहोगे तो आप लोग उस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है, आप लोग उसकी एक फ़ोटो खींचिए और मेरे को या तो आप मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल ID है guptaishansh@gmail.com। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, guptaishansh@gmail.com। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक जो है, लिंक नहीं, मैं आप लोगों को मेरा अकाउंट का नेम जो है वो आप लोगों को रेगुलर भेज रहा हूँ। आप लोग उसको देखते रहिए और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग उसकी फ़ोटो खींचिए और मुझे सेंड करिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के लिए मेरे वीडियोज़ आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं कि हाँ कि मेरे वीडियोस हाँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा हो सके, आप ही के जैसे कुछ बच्चे होंगे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करिए, उनको शेयर करिए ताकि वो लोग भी आप लोग की तरह अपने आप में नई चीज़ें सीख सके और अपने आप को भी आप लोगों की तरह या आप लोगों के बराबर ला सकें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।